सुनिए, जैसे अन्योन्य प्रेरणा पढ़े थे, आपको बताया गया था, थोड़ा सा विषय ध्यान दीजिएगा। और रेगुलर क्लास के लिए बहुत लोग रेगुलर नहीं है। अन्योन्य प्रेरण ये था कि कोई पास वाली कुंडली है, यदि इसमें कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाए देखिए, अन्योन्य प्रेरण क्या था? जब दो कुंडलियों को पास में रखकर किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है या अचानक धारा बंद कर दी जाती है या धारा को घटाया बढ़ाया जाता है, तो इसके आसपास जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, अर्थात फ्लक्स परिवर्तन होता है। और जब फ्लक्स परिवर्तन होता है तो द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाती है। जब इस कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, इस कुंडली में यानी पहले कुंडली में धारा का मान परिवर्तन किया जाता है, तो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाती है। यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण इसमें एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अन्योन्य माने दूसरे में, अन्योन्य के मतलब कि अन्य में। यह भी ध्यान दीजिएगा, जब दो कुंडलियों के पास में रखकर किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। जिस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं उसको प्राइमरी कॉइल यानी प्राथमिक कुंडली, और जिस कुंडली में धारा उत्पन्न होता है, प्रेरित होता है, उसको सेकेंडरी कॉइल यानी द्वितीय कुंडली कहते हैं। कोई समस्या है? यानी जिस कुंडली में धारा हम भेजते हैं, प्रवाहित करते हैं, वो प्राथमिक कुंडली, या जिस कुंडली में धारा प्राप्त होती है वो द्वितीय कुंडली है। और किसी को डाउट है? अब इसमें बताया गया था अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है? तो देखिए, ऐसा होता क्या है कि इसमें कंडीशन आती है कि इसमें दो कुंडलियों को पास पर रखते हैं, दो कुंडलियों को पास पर रखते हैं। मान लें कि दो कुंडली थे ऐसे, इसमें फेरे N1 है और इसमें प्रवाहित धारा I1 है। इसके पास वाली कुंडली में देखिए, प्रेरण के कारण धारा ऐसे बह रही, इसमें जो धारा पैदा होगी ऐसे बहेगी, इसमें ऐसे बहेगी, इसमें धारा, क्योंकि हमेशा विद्युतवाहक बल या प्रेरित धारा इसका विरोध करती है ना। इसमें फेरों की संख्या N2 और प्रत्येक फेरों में फ्लक्स परिवर्तन I2 हो। यदि प्रत्येक फेरों में क्या हो, प्रत्येक फेरों में फ्लक्स परिवर्तन I2 हो और इसमें फेरों की संख्या N2 हो और इसमें फेरों की संख्या N1 है तथा प्रवाहित धारा, यदि इस कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो इस कुंडली में जो फ्लक्स ग्रंथिकाएं हैं, बोल सकते हैं कि द्वितीय कुंडली में जो फ्लक्स ग्रंथिकाएं हैं, फ्लक्स ग्रंथिकाएं N2 होगा ना जी। फ्लक्स ग्रंथिकाएं N डेल फाई होता है, मैंने ऐसे दर्शाते हैं। फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या N डेल फाई से दर्शाते हैं। इसको चलो हम डेल मान ले रहे हैं। यदि हम द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाएं, द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या N2 और उसमें फ्लक्स परिवर्तन डेल फाई 2, तो होता क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरण के बारे में लिखेंगे तो लिखेंगे कि माना कि, देखिए इसके बारे में अगर प्रूफ करना है तो लिखेंगे कि माना कि दो कुंडलियां जिनके प्रकटत्व
चाहे जिनके देखिए, माना कि दो कुंडलियां जिनमें फेरों की संख्या N1 एवं N2 है। माना कि दो कुंडलियां जिनमें फेरों की संख्या N1 एवं N2 है तथा प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित की जाती है। तो प्राथमिक कुंडली में जब I1 धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरों में फ्लक्स परिवर्तन डेल फाई 2 हो। तो पढ़े हैं कि द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या जो होगी प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के, द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की जो संख्या होगी प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के, और जब ये कंडीशन अनुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो N2 डेल फाई 2 बराबर M I1, जहां M हमारा अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। M अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। M बराबर लिख सकते हैं गुणा तो भाग देंगे N2 डेल फाई 2 अपन में I1। हम बोल सकते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक का डेफिनेशन परिभाषा बोल सकते हैं। सेकेंडरी कुंडली का फ्लक्स ग्रंथिका है ना, तो द्वितीय कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिकाएं तथा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा, द्वितीय कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिकाएं तथा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुपात को अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। तो समस्या है, यानी द्वितीयक यानी सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुपात को अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। इसे M से दर्शाते हैं। इसका मात्रक भी हेनरी होता है या वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर होता है। कोई दिक्कत है? तो जो प्रेरकत्व का मात्रक था, अन्योन्य प्रेरकत्व, जो प्रेरकत्व का मात्रक था अन्योन्य प्रेरकत्व वही मात्रक होगा दोनों का, है ना, स्वप्रेरकत्व का। अब देखिए कंडीशन आती है कि अब पढ़ेंगे दो समाक्ष, माने दो कुंडली है और एक ही अक्ष पर स्थित है। दो कुंडलियां है, ये देखिए दोनों एक ही अक्ष, ऐसे एक अक्ष देखा जाए तो एक ही अक्ष पर स्थित है। इसका भी अक्ष यही है, इसका भी अक्ष नहीं समझ रहा है? अरे बीचों बीच एक बेलन है तो इसका अक्ष आएगा ऐसा, इसका इस पर अक्ष मान लीजिए खींचा जाए ऐसे अक्ष, है कि नहीं है? इस कुंडली का अक्ष यही है और इस कुंडली का अक्ष यही है। इसलिए बोल सकते हैं दो समाक्ष परिनलिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, दो समाक्ष परिनलिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। तो देखिए क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। आवाज रही है? माना कि दो परिनालिकाएं एक ही अक्ष पर स्थित है, ठीक है। पहली कुंडली माने प्राथमिक कुंडली ले लो, प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली P में फेरे N1 तथा द्वितीय कुंडली में फेरे N2 है। तो देखा है, यदि प्राथमिक कुंडली में जब I1 धारा प्रवाहित करेंगे तो देखिए इसमें धारा ऐसे बढ़े तो इसमें धारा ऐसे बढ़े,
ये धारा ऊपर जा रही है, दूसरी धारा नीचे जा रही है। तो दिक्कत है। देखिए यदि प्राथमिक कुंडली में आई धारा प्रवाहित करते हैं तो ये निकाल देंगे कि प्राथमिक कुंडली में जब आई धारा प्रवाहित की जाती है तो द्वितीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो द्वितीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो इसके कारण वहां पर V1 पैदा होगी, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यदि प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित करे तब द्वितीय, आवाज बंद करो, देखिए यदि प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित करे तब इसके केंद्र पर, पहले परिणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लीजिए, तब परिणालिकाओं के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जाहिर सी बात है कि चुंबकीय क्षेत्र, देखिए हमें अगर निकालना अनुन्वय प्रेरकत्व तो क्या निकालना पड़ेगा, N2 डेल I2 अपान में I1 निकालना पड़ेगा। तो अपने धारा तो प्रवाहित कर दिया, N2 भी पता है, लेकिन डेल I2 निकालना पड़ेगा ना। तो फिलहाल ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों परिणालिकाओं के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, क्योंकि एक ही अक्ष पर स्थित है। तो यदि प्राथमिक कुंडली में I धारा प्रवाहित करेंगे तो द्वितीय कुंडली में याद होगा कि परिणालिका में जब धारा प्रवाहित की जाती है, I धारा प्रवाहित की जाती है, और यदि इसमें फेरों की संख्या n हो तो आप उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पढ़े थे B बराबर म्यू Ni अपन में 2L पढ़े थे, मैंने 2L नहीं 1L पढ़े थे ना। और ये फार्मूला पढ़े हैं म्यू N बाई L I, याद रहा है। N स्क्वायर नहीं पढ़े हैं, म्यू 0 Ni, मैंने सूत्र ये होता है म्यू 0 Ni, परिणालिका के केंद्र पर सूत्र होता है म्यू 0, और जहाँ n जो है बताया गया था कैपिटल N बटा में, नहीं समझ रहा है। यदि प्राथमिक कुंडली की लंबाई L हो तो, प्राथमिक कुंडली की लंबाई L हो, यदि प्राथमिक कुंडली की लंबाई L हो तो आपने यही पढ़ा है फार्मूला, कोई समस्या है। तो ये बताइए यहाँ पर जब धारा I1 प्रवाहित कर रहे हैं तो निकाल लीजिए V1 बराबर म्यू 0 N I1 बाई L, यदि प्राथमिक कुंडली की लंबाई L मान लेते हैं तो दिक्कत है आ रहा उसमें। तो यहाँ पर ये बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, ये V1 तो ये बताइए है फेरों की संख्या क्या है प्राथमिक कुंडली में, N1 है, धारा I1 बढ़ रही है, अब प्राथमिक कुंडली की लंबाई L1 मान लिए हैं। देखिए प्रवाहित परिणालिकाओं के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय, तो उसका जो केंद्र होगा इसका भी केंद्र वही होगा ना। V1 बराबर म्यू 0 N1 I1 अपार्ट में L1, कन्फर्म है कि ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है। इसके कारण हम क्या निकालेंगे, यदि द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स
डेल फाई टू हो तो क्या पढ़े हैं, फॉर्मूला पढ़े हैं, हो मैंने डेल फाई टू हो तो संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे ना, संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स N2 डेल फाई टू। ये बताइए प्राथमिक कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना पैदा हो रहा है, जिसके कारण इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीय कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन डेल फाई टू है, और इसके कारण क्योंकि ये भी प्रभाव डालेगा ना उसमें, इसके इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रभाव ये डालेगा। तो आप बताइए, ध्यान दीजिएगा, यानी डेल फाई टू क्लियर कीजिएगा, डेल फाई टू अगर द्वितीय कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन डेल फाई टू है एक फेरे में, तो कितने फेरे हैं, N2 फेरे है ना, तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, यानी N2 डेल फाई टू नहीं होगा। इस कंडीशन में N2 रखिए और डेल फाई टू की जगह पर आप पढ़े हैं क्या होगा, B1A2, जो कि चुंबकीय क्षेत्र है, और उसपे द्वितीय कुंडली में ना द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल ले जाएंगे ना, यहाँ पर द्वितीय कुंडली में धारा पता कर रहा है। अब आइए N2 B1 की जगह पर क्या लिखेंगे, म्यू N1 I1 बाई में L, और A2 माने A2 रहने दीजिए द्वितीय कुंडली का, चाहेंगे तो पाई आर स्क्वायर वृत्ताकार कुंडली में ले लेंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे, तब अन्योन्य प्रेरक एम बराबर क्या फार्मूला पढ़े हैं, N2 डेल फाई टू अपन में I1 पढ़े हैं। इसका मान पुटअप करिए, N2 अच्छा पूरा बना रखा गया है, ये N2 म्यू 0 N1 I1 A2 बाई में L और मेन बटा में I1, तो I1 से I1 कट जाएगा, क्या मिला, M बराबर म्यू 0 N1 N2 म्यू नॉट N1 N2 A2 अपन में A2 अपन में L, इसका मात्रा क्या होगा, हेनरी। समस्या है तो जल्दी उतारिए। देखो हेडिंग रहेगा, दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, तो दिखाता है। आप इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, ये इसे मिटाओ, जैसे माना कि दो समतल वृत्ताकार कुंडली है, माना कि ए बंद करो आवाज, माना कि दो समतल वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है। माना कि दो समतल वृत्ताकार कुंडली है जो एक ही अक्ष पर स्थित है, माने जिसका केंद्र एक ही अक्ष पर है, जिनका केंद्र एक ही अक्ष पर स्थित है, कोई दिक्कत है। यदि इनकी त्रिज्याएं R1 एवं R2
यदि आवाज आ रही है, इनकी त्रिज्याएं R1 एवं R2 तथा, आवाज बंद करिएगा, R1 एवं R2 तथा इसमें फेरों की संख्या N1 एवं N2 है। कोई दिक्कत है? फेरों की संख्या N1 एवं N2 है तथा प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित की जाती है तथा प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित की जा रही है, की जाती है, लिखिए। तब सुनो, प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यही ना होता है। ये तो सबसे जाहिर बात है कि माना कि दो समतल वृत्ताकार कुंडली है जिनका केंद्र एक ही अक्ष पर स्थित है, यदि इनकी त्रिज्याएं R1 R2 तथा उसमें फेरों की संख्या N1 N2 है, तो दिक्कत है। तथा प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित की जाती है। यहाँ तो सबको कंफर्म है, प्राथमिक कुंडली में जब I1 धारा प्रवाहित की जाएगी तो प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, ध्यान देना, यानी B1 बराबर μ0 N I में 2A का सूत्र पढ़े हैं, माने 2A चाहे माने वहां पर एक जगह R माने हैं, आपने पढ़ा होगा B बराबर μ0 N I में 2A। जब एक समतल वृत्ताकार माने एक वृत्ताकार कुंडली है, समतल वृत्ताकार कुंडली, उसकी त्रिज्या A है और इसमें I धारा प्रवाहित की जाती है, याद होगा, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र माने निकाला गया था B बराबर μ0 N I में 2A, जहाँ N फेरों की संख्या था। ये प्रूफ किए होंगे, है ना, किरचॉफ उसमें बायो-सावर्ट के नियम के बाद आपने पढ़ा होगा, एक समतल वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर μ0 N I में 2A, जहां पर देखिए N जो है फेरों की संख्या है, I प्रवाहित धारा है और A उस कुंडली की त्रिज्या है, ठीक है। इसमें नहीं मिलेगा, उसमें मिलेगा, धारावाही चालक के नहीं, किरचॉफ के नियम के बाद। अब देखिए, ये बताइए, हाँ 7वें चैप्टर में μ0 N प्राथमिक कुंडली है ना, तो प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B1, यहां पर क्या लिखे N1 आधारा I1 और त्रिज्या R1, क्लियर है? R समझे ना, यानी μ0 N1 I1 में 2 R1। यदि द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरों से, देखिए, यदि द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या है, डेल फाई 2 है, तो संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसको बदलो N2, है ना, इसको क्या लिखेंगे B1 A2, और इसमें क्षेत्रफल इसका लिया जाएगा द्वितीय कुंडली का, और चुंबकीय क्षेत्र इसी के कारण हो रहा है ना। अब मान पुटअप करिए, N2 इसको हटाइए, B1 की जगह पर μ0 N1 I1 में 2 R1
और इसको जो अपन लिख सकते हैं पाई R2 का स्क्वायर होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्ताकार कुंडली है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे एरिया है पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। अब N2 डेल फाई 2 यहाँ मिला, देखिए कुछ कट्टा वाला है नहीं, म्यू नॉट N1 N2 एक साथ पाई R2 का स्क्वायर I1 लास्ट में अपर टर्म में 2 R1, तब अनुप्रयोग तो निकालेंगे ना। अन्योन्य प्रेरकत्व M बराबर N2 डेल फाई 2 अपन में I1, ये बताइए N2 जब मान पुट करेंगे ये पूरे का मान निकाला, देखिए पूरे का मान म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 का स्क्वायर इनटू I1, आवाज बंद करिए आप लोग, 2R1 और मेन बटा में है ये I1, तो I1 से I1 N1 N2 पाई R2 का स्क्वायर बटा में 2R1, इसका मात्रक हेनरी होता है। कोई समस्या है उतार लीजिए।